आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपके पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो मूलभूत आवेश क्या होता है, इस आवेश को हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश के कारण ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर एक बल का अनुभव करता है। यह आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसे हम इस सूत्र के द्वारा भी देख सकते हैं। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है। इस सूत्र से हम इसके मात्रक को देखते हैं। इसका एक मात्रक होता है कूलाम सेकेंड। इसका मात्रक कूलाम रखा गया है, आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया है। लेकिन इस सूत्र से जब आप देखिएगा तो इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम आई का मात्रक हो गया एम्पियर, आई का मात्रक एम्पियर, और इस समय का सेकंड, तो हम इसका एक और मात्रक कह सकते हैं एम्पियर सेकंड, और दूसरा मात्रक है कूलाम। इसकी बीमा आई फॉर एम्पियर, तो एम्पियर का ए होता है, और इस समय का बीमा समय सेकंड, तो उसकी बीमा टी, इसलिए इसकी बीमा होता है एटी। यह एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, लेकिन उससे भी बड़ा एक उसका मात्रक होता है जिसे फैराडे कहते हैं। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। हमने आपको बताया कि ऑलरेडी कूलाम जो होता है, ये आवेश का जो कूलाम मात्रक होता है, यह कूलाम खुद अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। और हम प्रयोग की जब प्रैक्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल फिजिक्स में हमें प्रैक्टिकली बहुत छोटे आवेशों की जरूरत पड़ती है, जिसे आप माइक्रो कूलाम कह सकते हैं, नैनो कूलाम कह सकते हैं, पिको कूलाम कह सकते हैं। तो हम अन्य इसके छोटे मात्रक जो कूलाम से छोटे हो गए, हमने आपको बताया कूलाम से बड़े फैराडे और कूलाम से छोटे ये मात्रक है। एक माइक्रो कूलाम, माइक्रो में आप जानते हैं, जैसा कि आपको 11th में पढ़ाया गया है, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसा एज इट इज आगे। तो माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है, और नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है। 1 पिको कूलाम, पिको में 10⁻⁻12 कूलाम होता है। आइए आगे चलते हैं। वैद्युत आवेश यह मूल रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो होता है, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं, ऐसा आपने रसायन विज्ञान में पढ़ रखा है। परमाणु अन्य छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। जो इनका एक नाभिक होता है, नाभिक प्रोटॉन, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के धन आवेश के कारण नाभिक धन आवेशित होता है। इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सदैव गति करते रहते हैं। नाभिक के पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो अत्यधिक सुदृढ़ होते हैं, अधिक बंधन बल के कारण ज़्यादा बंधे होते हैं, लेकिन बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे इस नाभिक का बंधन बल कमजोर होता है। और जैसा ही इनको
जैसा इन्वायरमेंट मिला, जैसा भी, जैसे हमने आवेश की जो आगे पढ़ेंगे प्रक्रिया, घर्षण और आगे अन्य भी चीज़ें, तो जैसे ही हम इनको कहीं से इनको अधिक बल मिला तो ये अपनी इस कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं। जब ये अपनी इस कक्षा को छोड़कर चले जाएंगे तो आप अनुभव करिए कि अगर यहाँ पर 10 प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 10 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी यह उदासीन होगा। और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चले गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं। अब इसके लिए एक साधारण सी बात समझ लें कि मान लीजिए आप यह संसद भवन में बैठे हुए हैं, इनके 2 विधायक चले गए, इनके 10 विधायक इनके थे, 10 विधायक इनके थे, 2 विधायक चले गए, ये 8 हो गए, तो ये कमज़ोर हो गए, ये जो है सत्ता में अधिक हो गए, तो सरकार इनकी बनेगी। तो जब इनकी सरकार बनेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। तो इसे हम आसानी से बच्चों इस हिसाब से समझ सकते हैं। तो आप इसे देखिए कि जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए, तो प्रोटॉनों की अधिकता हो गई, और प्रोटॉनों की अधिकता के कारण यह जो पदार्थ हो गया, यह पदार्थ धनावेशित हो गया। यदि कहीं से इस पर और इलेक्ट्रॉन आ जाएं, यदि इस पर कहीं से और इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो प्रोटॉन तो 10 हैं, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं से आ गए तो कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, तो अधिक कौन है? 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो अब इनकी सरकार बनेगी यहाँ पे, अर्थात जो यहाँ पर बाहुल्यता हो गई, इनका जो पावर हो गया वो ऋण का हो गया, और इसलिए हम कहेंगे कि अब ये पदार्थ क्या हो गया? ये ऋण आवेशित हो गया। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी पदार्थ का धन आवेशित या ऋण आवेशित होना यह इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करता है। यही विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसा अभी हमने आपको इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताया कि इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो क्या हो गया? धन आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, धन वालों की अधिकता हो गई तो क्या हो गया? धन आवेश हो गया। इसे हम इस उदाहरण से देखते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, रेशम से रगड़िए खूब, जब खूब रगड़ेंगे उसको तो रगड़ने पर क्या होगा? ये जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं कांच की छड़ में, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है जिनका बंधन बल कमजोर है, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत रेशम में चले गए, इस रेशम में चले गए। अब रेशम में चले गए तो यहाँ पर प्रोटॉनों की अधिकता के कारण छड़ हो गई धन आवेशित। मैंने यहाँ पर धन का निशान बना दिया है, मतलब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच हो गई धन आवेशित। रेशम, ये इलेक्ट्रॉन इस कांच की छड़ से इस रेशम पर चले गए। जब इस रेशम पर चले गए तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन, रेशम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई। अब अधिक होने से ये रेशम जो है ये आपका ऋण आवेशित हो गया। तो हम धन आवेश पढ़ रहे हैं। हमारी कांच की छड़, ये जब इसमें से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, प्रोटॉन की अधिकता हो गई, अधिकता हो जाने के कारण कांच की छड़ धन आवेशित हो गई। ऋण आवेश पर बात करते हैं। ऋण आवेश तो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, कहीं से इस पर ऋण आवेश आ जाए, कहीं से इस पर ऋण आवेश आ जाए तो ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी, और अधिकता होते ही यह छड़ हमारी क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित छड़ हो जाएगी। मान लीजिए कि पेन ही हमारी छड़ है और कहीं से पेन हमारी छड़ है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो तब तक ये छड़ उदासीन है। और कहीं बाहर से तात्पर्य हमारा क्या होगा? मान लीजिए कि ये इस पर से कहीं से, अभी हम पढ़ रहे हैं ऋण आवेश, तो इसको मानते हैं एबोनाइट की छड़, और इस एबोनाइट की छड़ पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, छड़ है हमारी उदासीन। अब बाहर कहीं से अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये छड़ हमारी क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़िए,
बिल्ली की खाल से जब रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन इस एबोनाइट पर चले जाते हैं, इस एबोनाइट पर चले जाते हैं, तो इस एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, इसलिए एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई। इसी तरह से अन्य भी एग्जाम्पल हैं। ऊन से देखिए, ऊन से अंबर को रगड़ें, रबर के जूते को ऊन से रगड़ें, प्लास्टिक को ऊन से रगड़ें, तो क्या होगा, ये सभी ऋणावेशित हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने चिन्ह बना दिया ऋणावेशित, अर्थात ये सभी ऋणावेशित हो जाएंगे और ऊन क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। हम कुछ नोट पर ध्यान रखें। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात दो समान आवेश की छड़ें, जैसे दो कांच की छड़ें होंगी तो दोनों कांच की छड़, मान लीजिए एक कांच की छड़ ये है और एक कांच की छड़ ये है, और हमने आपको बताया कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच धनावेशित हो जाती है। तो जब हम इस कांच के पास इस छड़ को ले जाएंगे तो ये जो है हमारी ये छड़ दूर भागने लगती है। देखिए वो भी हिल रही है, थोड़ा भाग रही है, उधर को दूर भाग रही है, तो तात्पर्य हमारा है ऐसा। तो ये क्या हुआ, वो प्रतिकर्षित कर रहा है, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगर हम इस कांच की छड़ के पास एक ये एबोनाइट की छड़ ले आए, हमने आपको पहले बताया कांच धनावेशित, एबोनाइट ऋण आवेशित, तो विजातीय आवेश हो गए। इस कांच की छड़ के पास अब हम इस एबोनाइट की छड़ को ले आए तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो हम कहेंगे कि इनमें आकर्षण का गुण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। आप इस नोट्स को चाहें तो लिख लीजिए, आप इसे समझ करके अपनी कॉपी में नोट करिए। आगे चलते हैं। आवेशन की विधियां, जैसा भी हम बता रहे हैं आपको इसको समझना है और पुनः कॉपी में अपने लिख करके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना करके हमें रिपोर्ट करना है। आगे देखते हैं। आवेशन की विधियां। आवेशन से तात्पर्य है कैसे आवेशित किया जाता है। आवेशित करने की 3 विधि हमारे पास है। एक घर्षण द्वारा, ये तो हम अभी प्रारंभ से पढ़ रहे हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, रगड़ने का मतलब घर्षण। एक है चालन द्वारा, पहले हम घर्षण को थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, या लोहे की छड़ को भी रेशम से रगड़ने पर वो धनावेशित हो जाती है। बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं। तो ये रगड़ना क्या है, ये रगड़ना ही आवेशन की विधियां है। घर्षण, हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं, रगड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, घर्षण। और यही घर्षण जब उस कांच की छड़ और रेशम में किया जाता है तो उसके द्वारा भी दोनों आवेशित हो जाते हैं। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं। हाँ, ये ध्यान देने की बात है। आपस में रगड़कर दोनों को दूर दूर ले जाएंगे। दूर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति के समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशित होते हैं। बच्चों के दिमाग में होता है कि कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़े तो कांच हमारी धन आवेशित हो गई। आपको ध्यान देना है, दोनों आवेशित हो जाते हैं। इधर कांच भी आवेशित होती है, उधर रेशम भी आवेशित हो जाती है। कैसा कि कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में गए, कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में आ गए, रेशम में आ गए तो रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसलिए रेशम क्या हो गया, ऋण आवेशित। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अधिक कौन हो गया, प्रोटॉन अधिक हो गए, तो प्रोटॉन मतलब धन अधिक हो गए, इसलिए कांच की छड़ क्या हो गई, धन आवेशित। समझ गए आप लोग। इसे एक हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, एक रॉड हो गई, सपोज दैट कांच की रॉड, जिस पर 5 धनावेश, 1 2 3 4 5 और 5 ऋण आवेश, ठीक है। इसको एक ये हो गया रेशम का टुकड़ा, इस पर मान लीजिए 5 धनावेश 5 ऋण आवेश, माना ऐसा, सपोज दैट। अब हम इन दोनों को रगड़े, इन दोनों को रगड़ दिए,
रगड़ने पर क्या हुआ, ये कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पर चले जाएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि ये हो गया 1 2 3 4 5, प्रोटॉन नहीं जाएगा, ऋण जाएगा। तो मान लीजिए कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 5 से 5 इलेक्ट्रॉन, 5 धन आवेश 5 ऋण आवेश। ऋण आवेश नहीं दिख रहा है तो बना लेते हैं अच्छे से ऋण आवेश, 3 4 5। अब ये इनका रेशम का टुकड़ा आ जाइए, ये हो गया रेशम का टुकड़ा। रेशम के टुकड़े पर 5 धनावेश और 5 ऋणावेश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस पर वाला 2 ठो कहाँ आ गया, रगड़ने पर इस पर आ गया, 2 ठो कहाँ आ गया, इस पर आ गया। जब ये इस पर आ गया तो अब आप बताइए, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7, प्रोटॉनों की संख्या 5। जब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यह रेशम क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। यहां पर देखते हैं, इस पर से 2 इधर चले गए, यहां पे बचे 3, धन की संख्या अधिक हो गई तो यह क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। इस प्रकार से कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम ऋणावेशित। इसीलिए कहा गया कि जब दोनों पदार्थों को रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थ पर अलग अलग प्रकृति के तथा समान परिमाण के, यहां पर देखिए 2 धनावेश अधिक है, 2 ऋणावेश अधिक है, समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा घर्षण द्वारा होता है। दूसरी विधि हमारी है चालन द्वारा। मान लीजिए एक कोई आवेशित वस्तु है, जैसे ये, ठीक है, और एक अनावेशित वस्तु है ये। इसके पास जैसे हम इस छड़ को ले जाते हैं, आवेशित छड़ को ले जाते हैं और इसे टच कराते हैं, टच कराते ही क्या होगा, ये तुरंत आपका ये आवेश इस पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आवेशों की अधिकता है। ये आवेश जो अधिक है वो तुरंत कहीं न कहीं स्थान खोजेंगे और तुरंत वहां जाके बैठ जाएंगे। तो जब यहां बैठ जाएंगे तो ये हो जाएगा धन आवेशित। अर्थात चालन विधि के द्वारा भी आवेशित किया जाता है। इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर, आपको ध्यान देना है, चालन बिना स्पर्श के संभव नहीं है। स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रेरण द्वारा। किसी अनावेशित वस्तु के समीप, फिर इसी उदाहरण को देखते हैं, इस एक अनावेशित वस्तु के समीप एक आवेशित वस्तु ले आते हैं। किसी अनावेशित वस्तु के समीप आवेशित वस्तु लाई जाती है तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर, जैसे ये देखिए प्रेरण द्वारा, प्रेरण में ध्यान देते हैं, ये अनावेशित है और ये आवेशित है। इसके पास जैसे ही हम इसको पास ले आएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, स्पर्श करा देंगे तो चालन हो जाएगा, पास लाएंगे, सिर्फ पास ले आएंगे तो इस पर प्रेरित हो जाएगा, जैसे एक प्रेरित हो जाएगा इस पर तुरंत। साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम समझें तो हम इसको प्रेरित कर रहे हैं। तो जैसे इसके पास धन आवेश लाए, इस पर तुरंत इस अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर, पास मतलब इसके पास जो, उस पर ऋण आवेश, और इस छड़ से दूर दूसरी ओर अपोजिट साइड में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर मान लीजिए यह हमारे छड़ पर आवेश क्या था, Q, और इसके कारण इस अनावेशित वस्तु पर जो आवेश है वो हो गया Q डैश, तो परिमाण में हम कहेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू Q डैश। ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा इस पर चढ़ जाए और हम कहें कि या Q बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। Q इज नॉट इक्वल टू Q डैश। इसमें ध्यान देने वाली बात है, केवल पास लाते हैं, न कि स्पर्श कराते हैं। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में भी लिख करके हमसे बात कर सकते हैं। एक आपके इस एग्जाम्पल है, इस बुक में ही, आपके सीबीएसई के बुक में एक एग्जाम्पल है, एक गोले को प्रेरण द्वारा धन आवेशित कैसे कर सकते हैं। इसी पर प्रेरण विधि पर एक एग्जाम्पल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपका प्रेरण विधि का इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्रेरण विधि पर ये एग्जाम्पल है। एक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे कर सकते हैं, या क्वेश्चन हो सकता है गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि क्या होगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है। मान लीजिए, इसको हम थोड़ा स्टेप में समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हम इसके पास एक ऋण आवेशित छड़ ले आते हैं। क्यों? क्योंकि धन आवेशित कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि इस गोले को धन आवेशित आपको करना है, तो धन बनाना है तो ऋण ले आइए, ऋण की छड़ ले आए। जैसे ये ऋण की छड़ इसके सतह के पास ले आए, हमने एक बार भी नहीं कहा स्पर्श कराए, पास ले आए, तो पास लाते ही छड़ की तरफ जो सतह है उस पर विपरीत आवेश मतलब धनावेश, और उसके अपोजिट साइड विपरीत आवेश मतलब ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरण के नियमानुसार प्रेरित हो जाता है और यह चालक हमारा आवेशित हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि गोले को धन आवेशित करना है। तो धन आवेशित करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इस अनावेशित चालक को पृथ्वी से भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करते ही पृथ्वी, हम जानते हैं पृथ्वी आवेश का बहुत बड़ा सुचालक है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी आवेश का बहुत बड़ा सुचालक है, तो यह तुरंत ये सभी ऋणावेश इसमें जिस साइड से करेंगे उस साइड का, इधर से किया तो पूरा का पूरा ऋणावेश तुरंत पृथ्वी में चला गया और ये गोला हमारा क्या हो गया, धन आवेशित। अब धन आवेशित हो गया तो हम क्या करिए, इसको ये भू संपर्कन इसका यहाँ से हटा दीजिए। तो हमने देखिए अगले फिगर में इसको हटा दिया है, और हटा दिया तो अब ये हमारा गोला पूर्णतया धन आवेशित हो गया। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या क्या इस आवेश के गुण हैं, आवेश के गुण क्या क्या हैं। आवेश का गुण, विद्युत आवेश में निम्नलिखित मूल गुण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशों में निम्नलिखित मूल गुण पाए जाते हैं। पहला, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो ये तो हमने पढ़ाई, समान आवेशों के कारण आकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के कारण प्रतिकर्षण होता है। तो ये पहला गुण है इनका, आकर्षण और प्रतिकर्षण। दूसरा है आवेश का संरक्षण। दूसरा आवेश का संरक्षण, ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखना बहुत सिंपल है आपके लिए। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं क्लास 9th में, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और बड़े अच्छे से आपको वहाँ बताया जाता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। ये बहुत अच्छे से आपको उस समय समझाया गया है। उसी आधार पर हम इसको ध्यान देते हैं। ऐसा करेंगे आप तो आपको बहुत इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह से जैसे वो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, उसी तरह यह आवेश संरक्षण का नियम है। तो उसी तरह जैसे हम ऊर्जा को पढ़े, इसको पढ़ते हैं। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसा कि हमने पिछली घटना में देखा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये न बढ़ेगा, न घटेगा, न पैदा होगा, न खत्म होगा। सब केवल एक ट्रांसफर, सारा ट्रांसफर का चक्कर है। ये इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बस यही आवेश संरक्षण का नियम। तो हम इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा गुण है इसका, आवेशों की योज्यता। चूंकि आवेश अदिश राशि है, हमने पहले ही पढ़ा Q बराबर IT, पीछे ही पढ़ा Q बराबर IT, वहां पे बताया आपको कि आवेश एक अदिश राशि है। तो अतः विभिन्न प्रकार के आवेशों का बीज गणितीय विधि द्वारा योग किया जाता है।
ढेर सारे आवेश हैं तो उसको हम बीजगणित विधि द्वारा, जैसे हम लोग x1 x2 प्लस माइनस करते हैं उसी तरह इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। माना किसी निकाय में +2 म्यूसी माइक्रोकूलम, -3 म्यूसी माइक्रोकूलम और -4 म्यूसी आवेश हैं, तो निकाय का कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताइए। निकाय पर कुल कितना आवेश हुआ, उस सिस्टम का कुल कितना आवेश हुआ और उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उसका। तो कुल आवेश हमने आपको बताया बीजगणित विधि द्वारा करते हैं, जैसे बीजगणित में जोड़ते हैं चिन्हों का ध्यान दे करके, उसी तरह यहाँ पर भी चिन्हों का ध्यान देंगे। तो कुल आवेश +2 प्लस -3 म्यूसी प्लस -4 म्यूसी, प्लस माइनस आप जानते हैं, हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 2 ये जुड़ जाएंगे माइनस वाले, 2 - 7 म्यूसी। फिर इसको यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगी -5 म्यूसी, -5 म्यूसी। तो ध्यान देंगे, अब इसका मतलब ये जो छड़ है इस पर कितना इसका आवेश है, -5, अर्थात माइनस शब्द से ध्यान देंगे कि यह छड़ क्या है, इसकी नेचर क्या है, यह ऋण आवेशित है, यह ऋण आवेशित छड़ है। तो हम इसका प्रकृति लिख देंगे, प्रकृति निकाय ऋण आवेशित है। इसका चौथा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। ये इंपॉर्टेंट है आपका, आवेश का क्वांटीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश अपने न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश अपने न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जैसे E2 E3 ... यह कभी भी विभाजित रूप में नहीं हो सकता, जैसे 1/2 कह लें, 1/4 कह लें, 3/2 कह दें, ऐसा नहीं होता। या इसी को आप करेंगे तो 0.5 ही हो जाएगा, 0.7 भी है ना, 0.5 ई हो जाएगा, 0.5 ई, हाफ ई वाला 0.7 ई, 1.5 ई, 2.5 ई, मतलब ये इस तरह डेसिमल या रेशनल नंबर के रूप में नहीं होता, विभाजित रूप में नहीं होता। यह सदैव मूल रूप में पूर्ण गुणज होता है, ये पूर्ण गुणज होता है। आवेश सदैव पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज। मूल आवेश क्या होता है, यहां ध्यान देना होगा हमको। मूल आवेश क्या होता है, प्रकृति में मूल आवेश हम कहते हैं E को मानते हैं, जिसका मान होता है, इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश E कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। किसी वस्तु पर आवेश, जैसे इसी पर आप देखिए क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम देखेंगे, एक सीक्वेंस बन रहा है, E 2E 3E 4E 5E 6E ... तो NE, और ये E बता क्या रहा है, उस छड़ पर आवेशों की, इस छड़ पर आवेशों की मात्रा को। इस छड़ पर कितने आवेश हैं, कोई कह दिया E है, फिर हमने फिर रगड़ दिया तो कितना हो गया, 5 ही हो गया, फिर रगड़ दिया, अब ढेर रगड़ दिए, ज्यादा रगड़ दिए, कितने ही हो गए पता नहीं, तो हमने कह दिया NE हो गया। तो इस पर आवेश की कुल मात्रा कितनी हो गई, Q = NE के। अब धन आवेश की ऋण आवेश ये भी नहीं पता, तो हमने मान लिया कि इस पर उपस्थित कुल आवेश Q ± NE के, क्योंकि हमने इस छड़ को खूब रगड़ा, कपड़े से खूब रगड़ा, तो इस पर पता नहीं कितने आवेश हो गए, तो हमने मान लिया NE हो गए। आवेश कितने हो गए, NE आ गए, तो हमने लिखा इसको Q = NE। अब धन आवेश की ऋण आवेश तो ± NE। ये हमारे लिए एक फार्मूला हो गया, और इसके द्वारा हम अन्य को कर सकते हैं। कोई इस तरह की सवाल होगी तो उसे कर सकते हैं। तो हम इस क्वांटीकरण के हिसाब से देखते हैं। इस क्वांटीकरण पर एक सवाल है, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, 1/2E 3/4E 5E 0.7E। तो बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका बट्टे वाला, तो बट्टे वाला मतलब विभाजित रूप है, विभाजित रूप में होता नहीं, डेसिमल में होता नहीं, तो कौन सा होता है, पूर्ण गुणज वाला होता है। और इसमें पूर्ण गुणज कौन है, 5 है। तो सॉल्यूशन आप सिस्टम से लिखेंगे, सॉल्यूशन में अगर टिक करना है तो सिंपल आप टिक कर देंगे 5 ही को। अगर टिक नहीं करना है, आंसर में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के नियमानुसार आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अतः 5E आवेश संभव है। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी पर देखते हैं।
एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी कह सकते हैं एक कूलाम आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो हम इसके लिए ऑब्लिक मान लिए हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। हम जानते हैं कि Q बराबर एन, हमने आपको भी बताया कि इस पर कितने आवेश हो गए, नहीं पता है तो एन आवेश हो गए, मतलब Q बराबर एन, फार्मूला Q बराबर एन से। आपको क्या बताने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एन, तो एन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो एन बराबर क्या लिख लेंगे, Q बाई ई के, Q बाई ई। और तो Q का मान रखिए, Q का मान यहाँ पे दिया 1 कूलाम 1C, और E का मान हम जानते हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो C से C कट गया और इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 में, 1.6 से जब डिवीजन करेंगे भाग देंगे तो 6.25 आएगा, और ये 10⁻⁹ ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया, तो आंसर हो गई 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगले सेशन में ध्यान देंगे। जय हिंद।